डियर स्टूडेंट, अभी तक हम गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति पूरी हो चुकी है। आज हम आपको धन निष्कासन के बारे में बताने वाले हैं कि धन निष्कासन का सिद्धांत क्या है, क्या उसके रीजंस रहे, उसका स्वरूप क्या था और आखिर में देखेंगे उसका परिणाम क्या रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंग्रेजी विजय, जो हम कह सकते हैं 1857 और 1757 और 1764, जो प्लासी और बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसके बाद और पहले की स्थिति में अगर तुलना करें तो हम देखते हैं कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। जब ये विजय कर लेते हैं, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष 1757 की लड़ाई के बाद खत्म हो जाता है और उसके बाद पूरी तरह से व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का भारत में हो जाता है। और देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के पश्चात कंपनी की आर्थिक नीतियों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि बंगाल में राजनीतिक सत्ता की स्थापना ही कंपनी को भारत का आर्थिक शोषण करने एवं अपने साम्राज्य के विकास के लिए पर्याप्त धन भी जुटा लिया था। और इस युद्ध के पश्चात कहीं न कहीं हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों से भी व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। पूरी तरह से अब भारत के व्यापार पर एकाधिकार कंपनी जमाने का प्रयास यहाँ करती है और वो कामयाब होती है। और इसका बुरा प्रभाव बंगाल के जो जुलाहे थे, बुनकर थे, उनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपना माल कम कीमत पर कंपनी को बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। वस्त्र उद्योग में संलग्न श्रमिकों को कम मजदूरी पर भी कंपनी के लिए काम करने को विवश किया जाता है। उन्हें देसी उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को यहाँ काम करने से रोक दिया जाता है और इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दंडित किया जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी ने कपास की बिक्री पर भी एकाधिकार कायम कर लिया था। तो एक तरफ ब्रिटिश सरकार अंग्रेजी वस्त्र उद्योग की सुरक्षा के लिए इंग्लैंड में आयातित भारतीय वस्त्रों का अधिक शुल्क लगाकर अपने उद्योग को संरक्षण प्रदान कर रही थी, तो दूसरी तरफ कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार द्वारा बंगाल के वस्त्र उद्योग को समाप्त करने तथा उनके बदले अपने यहाँ के बने हुए वस्त्र भारत में लाने का प्रयास कर रहे थे। अब ये जो स्थिति थी बहुत ही विषम और भीषण थी, क्योंकि इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं थी और बंगाल का नवाब निसहाय होकर इन सब घटनाओं को देख भी रहा था, लेकिन कोई उपाय उनको सूझ नहीं रहा था। बाद में 1800 चार्टर का एक्ट आता है और उसके द्वारा भी हम देखते हैं कि सरकार पर दबाव डालकर कंपनी के भारतीय व्यापारी अधिकार पर एकाधिकार समाप्त कर मुक्त व्यापार की नीति अपनाने को बाध्य किया जाता है। और ये मुक्त व्यापार की नीति का परिणाम जो था वो भी भारतीय उद्योगों के लिए बहुत ही घातक होता है। और इसी एक्ट के तहत भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजने की व्यवस्था की गई, जिससे यहाँ के दस्तकारों को कच्चा माल मिलना भी कठिन हो जाता है। तो ये एक 1757 से और जो घटनाक्रम बदलता है अंग्रेजों की व्यापारिक नीति के तहत, उन सब के बारे में बताया गया था। इसी की चर्चा हम पूरी तरह से विस्तार से करेंगे और इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे धन का निष्कासन। इसमें देख रहे हैं कि भारत में अंग्रेजी आर्थिक नीतियों का एक सीधा सा प्रभाव ये पड़ा था कि इसके चलते भारतीय संपदा का निष्कासन हुआ। यानी कि जो भी भारतीय आधारभूत यहाँ पे जो चीज़ें थी, चाहे वो माइंस को लेके हो, चाहे वस्त्र उद्योग को लेके हो, दूसरी चीज़ों को लेके हो, तो कच्चा माल जो भी था भारत में उसका निष्कासन भारत से होता है। 1757 के पूर्व यूरोपियन अंग्रेजी व्यापारी विदेशों से भारत में धन लाते थे, क्योंकि उनको यहाँ शासन चलाना है, तो पहले वो इंग्लैंड से ही धन लेके आते थे। और इसका कारण ये रहा कि प्लासी की विजय से पूर्व यूरोप में भारतीय वस्तु की मांग अत्यधिक थी, विशेषकर भारतीय सूती एवं रेशमी
वस्त्रों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी विदेशों में वो भारतीय सूती और रेशमी वस्त्रों की थी। अब यूरोप के व्यापारी बाहर से धन लाकर इन वस्तुओं को खरीदने लग गए और अपना मुनाफा रखकर उन्हें विदेशी बाजारों में बेचते थे। लेकिन बंगाल में कंपनी की जब स्थापना हो जाती है, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, तो पूरी तरह से स्थिति यहाँ बदल जाती है, क्योंकि अब विदेशों से धन आने के बदले वो लोग यहाँ से ही धन एकत्रित करते और उसको भी इंग्लैंड लेके जाते। समझ गए कि पहले धन इंग्लैंड से आता था, यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, वहां से माल बनाते थे और फिर वो बेचते थे। अब हालत ये होगी कि यहीं का धन होता है, उसी को इंग्लैंड लेके जाते हैं, यहीं के धन से यहीं का माल खरीदते हैं। ये सब जो स्थिति है हो रही है, जो कच्चे माल के रूप में जा रहे हैं, धन के रूप में भी जा रहे हैं, विभिन्न जो पैमाने निर्धारित किए गए थे चाहे सरकारी खर्चे के हो, तो वो जो सब कुछ यहाँ से जा रहा था उसी को हम धन का निष्कासन कहते हैं। ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ और ये जो थ्योरी थी ये दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब के माध्यम से पूरी तरह से धन निष्कासन के बारे में सबसे पहले बताया था। अंग्रेजों के पूर्व भारत आने वाले विदेशी हम पहले देख रहे हैं कि ग्रीक थे, शक, कुषाण, हुन, अरब, तुर्क, अफगान, मुगल, सभी जो भी थे वो भारत में आकर बस गए थे और उन्होंने भारत को ही अपना बना लिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि इन शासकों ने कृषि का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, देश से प्राप्त होने वाले राजस्व का अधिकांश खर्च भी उसी पर किया। उन लोगों ने कृषि के विकास, सिंचाई की व्यवस्था एवं उद्योगों को प्रोत्साहित करने की चेष्टा भी की। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इन लोगों ने भारतीय धन का सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी किया भारत के लिए किया, भारत के अंदर ही किया, परंतु अंग्रेजों के साथ बिल्कुल इस कंडीशन में उल्टा था, क्योंकि वो लोग कभी भी भारत को अपना नहीं मानते थे। वो सिर्फ भारत को एक वस्तु के रूप में मानते थे और वे हमेशा भारत को विदेश अपना उपनिवेश ही समझते रहे और इसके शोषण और आर्थिक विपन्नता को बढ़ाने का भरपूर प्रयास भी उन्होंने किया। और ऐसे ही क्रूर और शोषक व्यवस्था सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्गत ही भारत में होती है। तो ये एक जो थ्योरी दी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, वो धन निष्कासन के रूप में यहां बताया गया है कि किस रूप में धन निष्कासन का स्वरूप था। अब पूरी तरह से स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार यहां से धन जाता है, किस वस्तु के रूप में जाता है, तो वो पूरी तरह से चर्चा इस स्वरूप के अंतर्गत करेंगे। तो अगला है हमारा धन निष्कासन का स्वरूप। इसमें बताया गया है कि वह धन जो भारत से इंग्लैंड को भेजा जाता था और जिसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, समझ रहे हैं? वह धन जो भारत से इंग्लैंड को भेजा जा रहा है और उसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, वही धन का निष्कासन कहलाता है। अप्रतिबद्ध निर्यात जिसको बोलते हैं, इसका एक माध्यम अतिरिक्त निर्यात व्यापार भी था। भारत से प्राप्त होने वाले धन से ही माल खरीदकर अंग्रेजी व्यापारी उन्हें इंग्लैंड और दूसरी जगहों पर भेजते थे। इस प्रकार अंग्रेज दोनों तरह से संपत्ति प्राप्त कर रहे थे। व्यापार से भारत को किसी प्रकार का धन प्राप्त नहीं होता था और इसके अतिरिक्त भारत से स्वदेश वापस जाने वाले अंग्रेज भी अपने साथ पर्याप्त धन ले जाते थे, क्योंकि हम देखते हैं क्लाइव के समय से देखते हैं कि निजी व्यापार भी वो लोग करते थे और बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार का बोलबाला था, शोषण करते थे वो लोग और कई रूपों में धन भारत से इंग्लैंड लेकर जाते थे। दूसरी तरफ देखते हैं कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के रूप में भी पर्याप्त धन इकट्ठा करके इंग्लैंड ले जाते थे। ये धन न सिर्फ सामान के रूप में बल्कि धातु, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, इन सब के रूप में भी इंग्लैंड भेजा जाता था। इस धन निर्गम यानी कि इस धन निष्कासन को
इंग्लैंड एक अप्रत्यक्ष उपहार समझकर प्रतिवर्ष भारत से साधिकार ग्रहण करता था। तो इस समय तक उनको काफी इंटरेस्ट भी आ रहा था और उसमें कुछ वो समझ भी नहीं रहे थे कि जितना शोषण किया जाए शोषण हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उपनिवेश है, हम वहां पे शासन कर रहे हैं। अब चूंकि भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना बंगाल के से ही होती है, इसलिए संपदा का निष्कासन भी वहीं से 1757 ईस्वी से ही प्रारंभ होता है और कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल के नवाब, उनके अधिकारियों, जमींदारों, व्यापारियों और जनता से वसूल किए गए धन को इंग्लैंड ले जाना प्रारंभ कर दिया। एक अनुमान के अनुसार 1757 से 65 ईस्वी के बीच करीब 60 लाख पाउंड की रकम इंग्लैंड ले जाई गई। 1757 यानी कि 1757 की क्रांति के बाद और 65 यानी कि क्लाइव का जो कार्यकाल था, तो उसमें लगभग 60 लाख पाउंड की रकम इंग्लैंड ले जाई गई। उसमें देखा था बहुत भयंकर स्तर पर भ्रष्टाचार का भी बोलबाला था, निजी व्यापार वो लोग करते थे, तो बड़े स्तर पर यहाँ रकम इंग्लैंड जाती है। ये धन कंपनी को प्राप्त होने वाले व्यापारिक मुनाफा के अतिरिक्त था। 1765 ईस्वी में कंपनी को जब बंगाल की दीवानी प्राप्त होती है, बंगाल की दीवानी हम पढ़ चुके हैं, इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है, तब उसे धन प्राप्त करने का अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त होता है और बंगाल से प्राप्त होने वाले राजस्व से ही कंपनी ने भारतीय सामानों को खरीदकर इन्वेस्टमेंट पद्धति द्वारा इंग्लैंड भेजना प्रारंभ कर दिया। अन्य तरह से भी इंग्लैंड को धन भेजा जाता था। जैसे भारत में अंग्रेजी सत्ता का विकास होता गया, वैसे वैसे कंपनी के धन निवेश और धन के निष्कासन में वृद्धि भी होती चली गई। गृह प्रभाव है ना, का खर्च जो होता था, सार्वजनिक भारतीय ऋण का व्यय, सुरक्षा के लिए सैनिकों पर जो व्यय किया जाता था, इत्यादि मदों के रूप में भारत को पर्याप्त धन इंग्लैंड को चुकाना पड़ता था। 1858 ईस्वी के पश्चात कंपनी को ऋण को भी भारत का ही ऋण मान लिया जाता था। रेलों, बैंकों, उद्योगों के द्वारा भी भारत का अधिकांश धन इंग्लैंड ले जाया जाता था और इस अवस्था का बड़ा ही सटीक वर्णन मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलिवान ने किया था कि हमारी जो व्यवस्था है बहुत कुछ एक स्पंज की तरह काम कर रही है। उसके जरिए गंगा तट यानी गंगा नदी के आसपास जो भी था, से सारी अच्छी चीजों को सोख लिया गया और उसे टेम्स नदी का है, इंग्लैंड में है, उसके किनारे ले जाकर उसको निचोड़ दिया जाता था। तो ये एक यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था उसके बारे में यहाँ चर्चा जॉन सुलिवान ने की है कि किस प्रकार यहाँ से पूरी तरह से सामान लेके जाते हैं और इंग्लैंड में ले जाकर डाल देते हैं और वहाँ से बने हुए माल को यहाँ लाया जाता है। भारत से इंग्लैंड को कितना धन भेजा गया इसके विषय में कोई अनुमान लगाना सुनिश्चित इतना नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग इसका आकलन करते हैं। तो इसमें विलियम डिग्बी को देख सकते हैं कि 1757 से 1815 ईस्वी के बीच 10 करोड़ पाउंड का धन इंग्लैंड ले जाया जाता है। आरसी दत्त जो बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक विश्लेषण करता था, विशेषज्ञ था, ने भी 1893 से 93 से 92 के बीच में ये राशि 359 करोड़ मानी थी और एक अन्य अनुमान के अनुसार 1860 से 1900 के बीच 40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से इंग्लैंड भेजा जाता था धन को। हालत ये हुआ कि भारत से कितना धन इंग्लैंड ले जाया गया इसका सही अनुमान लगाना कठिन है। सरकारी आंकड़ों में भी दी गई राशि से भी अधिक धन इंग्लैंड अंग्रेज भारत से ही ले जाने में सफल होते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक अलग अलग तरीकों से किस प्रकार धन लेके जा रहे हैं, तो उसका विवरण यहाँ पे विभिन्न इतिहासकार, अर्थशास्त्री यहाँ पर दे रहे हैं, आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि धन के स्वरूप, जो निष्कासन का स्वरूप था, उसमें विभिन्न माध्यमों से किस प्रकार धन जाता है और हमें बदले कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, इसके बारे में यहाँ हमने आपको बताया है। उसके बाद देखते हैं कि धन निष्कासन जो था उसका क्या रिजल्ट्स यहाँ पे रहता है। तो डेफिनेटली बहुत बुरा परिणाम भारत पर पड़ा है चारों तरफ से। और दादा भाई नौरोजी जो हमारे सबसे पहले इस थ्योरी को उन्होंने दिया था,
वो इसे अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने की संज्ञा भी एक तरीके से देता है। और भी राष्ट्रीय इतिहासकार और व्यक्ति है जो उसकी बहुत ही तीव्र आलोचना करते हैं। इतिहासकारों का एक वर्ग होता है जो साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित था। इस बात से इनकार करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया, क्योंकि वो उन लोगों के तो उपनिवेश थे और वो अपने हिसाब से सोचते थे। और उन लोगों का तर्क था कि इंग्लैंड का वो जो धन प्राप्त होता है वह भारत की सेवा करने के बदले प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पर शासन कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से धन ले रहे हैं। इसी प्रकार जॉन स्ट्रेची, जो एक बड़ा नाम था, काला आयोग भी इसके नाम पे स्थापित हुआ था, उनका भी विचार था कि भारत में उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था, कानून और न्याय की स्थापना के बदले ही इंग्लैंड भारत से धन प्राप्त करते थे। परंतु इस तर्क में को हम उचित नहीं मान सकते, क्योंकि ये निर्विवाद है कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सरकारी आर्थिक नीतियों के कारण संपदा का निष्कासन कर भारत को दरिद्र बनाया गया, और इस धन के निष्कासन के परिणाम स्वरूप ही भारत में पूंजी संचय बिल्कुल भी नहीं हो सका और लोगों का जीवन स्तर पूरी तरह से गिरने लगा, गरीबी बढ़ने लगी। और ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत में अनेक अकाल पड़े, जिसमें लाखों व्यक्तियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। देश में अनाज रहने के बावजूद जनता के पास इसे खरीदने के लिए धन नहीं था। इसका परिणाम ये हुआ कि लोग निर्धन से निर्धन होते चले गए और राजस्व का बहुत ही कम भाग गांवों पर खर्च किया जा रहा था। धन निष्कासन का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव ये भी पड़ा कि जनता पर करों का बोझ अत्यधिक बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोग ऋण ले रहे थे और उसको चुका पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे, तो वो बोझ भी बढ़ता जा रहा था। इसके साथ साथ भारत के जो कुटीर उद्योग थे उनका पूरी तरह से विनाश हो गया है, क्योंकि बना बनाया माल इंग्लैंड से भारत आ रहा है और बहुत सस्ता होता था, अच्छा होता था, तो यहाँ के जो कुटीर उद्योग था उसके पर भी भयंकर प्रभाव पड़ा। अब भूमि पर अधिक दबाव बढ़ता चला गया और भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि होती है, और भारत में गरीबी बढ़ती जा रही थी, और जिसका मेन कारण धन निष्कासन को यहाँ पर बताया जा सकता है। तो ये धन निष्कासन का स्वरूप और परिणामों के बारे में हमने यहाँ पे आपसे चर्चा की है, जिसके कारण भारत को पूरी तरह से दलदल में फंसा दिया अंग्रेजों ने। बहुत भयंकर दुष्परिणाम हुए उसके। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, धन निष्कासन का सिद्धांत, और इस थ्योरी को दिया था भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन माने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। दूसरी तरफ आरसी दत्ता है, वो भी इसके ऊपर किताब लिखते हैं। तो उनका भी महत्वपूर्ण योगदान, आरसी दत्ता और दादा भाई नौरोजी ने काफ़ी कुछ इस पर काम किया है। उन्होंने इसके बारे में बताया है कि धन का निर्गमन किस प्रकार होता है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो धन निष्कासन का